हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटमिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने मैनेजमेंट प्रिंसिपल डील किया था, जैसा कि मैंने कहा था कि आज एथिक्स को भी डील किया जाएगा। सो एथिक्स का जो पहला लेक्चर है, अगर आप लोग अभी तक वो नहीं देखे तो प्लीज़ मेक श्योर करिए वो देख लीजिए। उसके बाद ये वाली वीडियो को देखिए ताकि थोड़ा बहुत आप इंटरकनेक्ट कर पाएँ चीज़ों को। दिस वीडियो बेसिकली जो पूरा का पूरा जो आपका एथिक्स वाला जो सिलेबस दे रखा है CSIR SO के लिए, वो पूरा का पूरा मैक्सिमम पोर्शन उसका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो एथिक्स की आएंगी लाइक डे आफ्टर टुमारो, उसमें बेसिक चीज़ों को डील किया जाएगा, साथ में जो क्वेश्चंस वगैरह जो MCQs वगैरह हैं उससे रिलेटेड मैं एक पूरा सेशन लूँगा। दैट सेशन वुड बी लॉन्गर, जहाँ पर वाया MCQ वी विल लर्न फ्यू अदर थिंग्स अबाउट एथिक्स की वी विल सॉल्व MCQs एंड देन वी विल लर्न अबाउट फ्यू अदर थिंग्स। इस सेशन में भी जो MCQs हैं वो है, वहाँ से भी हम लोग बहुत कुछ है हम लोग को सीखने को मिलेगा। कुछ MCQ मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, एक या दो, प्लीज़ मेक श्योर करिए आप उसको देखिए एंड देन प्लीज़ कमेंट इट डाउन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स मूव अहेड। सो आज हम लोग पहले बात कर लेते हैं क्या क्या डिस्कस करेंगे। आज हम लोग ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे। सॉरी फॉर दिस, ह्यूमन वैल्यूज़, लेसन फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़। आज वैल्यू, बिलीफ, इन सब के अराउंड में ही हमारा पूरा का पूरा टॉपिक रहेगा। बीच में एक अप्रोच टू एथिक्स भी मैं लेकर के आऊँ ताकि वो एक मेजर पोर्शन है जो कि आप लोगों का छूट ना जाए, उसको भी इसी सेशन में कंप्लीट करूँगा। ओके, सो नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, ये थोड़ा आगे बढ़ गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वैल्यू। वैल्यू मतलब क्या हो गया? वैल्यू मतलब हो गया जैसे कि 1 रुपए का अगर सिक्का है, उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू 1 है ना। वैल्यू मतलब कीमत। देखा जाए तो वैल्यू का अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे तो क्या होता है? वैल्यू मतलब कीमत। तो वो कीमती चीज़ जो कि एक इंडिविजुअल को बनाती है, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू। मतलब उसके अंदर की खूबियां जो होंगी वो उसका वैल्यू रहता है। ये अंदर की खूबियां होने की वजह से वैल्यू को हम लोग कहते हैं कि ये इंटरनल कॉम्पास की तरह काम करता है। ये गाइड करता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को बिहेव करने के लिए और साथ में डिसीजंस लेने के लिए और चॉइस वगैरह ऑप्ट करने के लिए कि वो कौन सी चॉइस लेगा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो वैल्यूज़ के जो एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन से हैं? करेज है, ऑनेस्टी, फ्रीडम, इनोवेशन, एम्पथी, इंटीग्रिटी, ईच एंड एवरीथिंग। तो मतलब क्या हो गया? इट इज़ द डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। जैसे कि मैंने बताया वैल्यू क्या है? कीमती चीज़ क्या है एक इंसान के अंदर। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान को देख रहे हैं, मतलब आप उसको जानते नहीं हैं, एन अननोन पर्सन, उसको अगर आप देख रहे हैं तो उसको आप कैसे जज करें कि वेदर ही इज़ गुड और बैड? तो कुछ दिन तक अगर आप ऑब्जर्व करें कि वेदर ही इज़ ऑनेस्ट और नॉट, वेदर ही हैज़ इंटीग्रिटी और नॉट, उसके अंदर एम्पथी है कि नहीं, करेज है कि नहीं, ये सब उसकी बेसिक वैल्यूज़ रहते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने बात किया था एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स होता है आपका स्टैंडर्ड होते हैं। ये स्टैंडर्ड होते हैं किसके हिसाब से स्टैंडर्ड होते हैं? सोसाइटी के हिसाब से स्टैंडर्ड होते हैं। ये सोसाइटी के हिसाब से स्टैंडर्ड होने की वजह से ये डिपिक्ट करते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। वैल्यूज़ क्या है? वैल्यूज़ क्वालिटीज़ होती हैं एक पर्टिकुलर पर्सन की। मोरल क्या होता है? मोरल्स होते हैं जो प्रिंसिपल रहते हैं सही और गलत के, वो मोरल कहलाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड बिहेवियर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड, स्टैंडर्ड बिहेवियर सोसाइटी से रिलेट कौन सा करेगा? एथिक्स। एंड स्टैंडर्ड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल विल बी कॉल्ड एज मोरल। और जो क्वालिटीज़ इनकलकेट करता है एक पर्सन अपनी थ्रू आउट जर्नी में, फ्रॉम द बर्थ, जब से वो चीज़ें जानना शुरू करता है और जब तक वो इस दुनिया को छोड़ नहीं देता, दैट इज़ वॉट वैल्यूज़ इज़। एक वैल्यू को पर्टिकुलर वो कैरी करता है अप टू द एज ऑफ 30 एंड देन ही स्टार्ट मेकिंग इट एज अ हैबिट उसकी बन जाती है, लेकिन फिर भी उसके बाद उसकी हैबिट बनती चली जाती है और उसके बाद उसी के ऊपर वो काम करता है और वैसा इंसान ही रहता है। मतलब एक ऑनेस्ट अगर पर्सन है
throughout his career up to the age of 60, if he has follow honesty, integrity, he will be an honest person till the last time of his breath. ठीक है, चलिए, तो उसी के साथ एक रिलेट करता है कौन सा टर्म, बिलीफ। तो बिलीफ जो होता है ये कौन सा कंपोनेंट है, ये बिहेवियरल कंपोनेंट है, बिहेवियर वाला कंपोनेंट है। सॉरी, थोड़ा सा आज ठंड ज़्यादा है तो थोड़े फिंगर्स में ब्लड सर्कुलेशन कम है। चलिए, बिलीफ इज द मोस्ट कॉमन टर्म यूज टू एक्सप्लेन बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ अ पर्सन। ये कौन सा, ये इंटरनल फीलिंग है और जो कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ये जो गट फीलिंग जो अंदर से कहता है ना, ये आपका बिलीफ है। जैसे आपकी कोई गट फीलिंग, जैसे आप, कुछ लोग बिलीव करते हैं दैट अर्थ इज फ्लैट, कुछ लोग बिलीव करते हैं कि अर्थ इज राउंड। तो वो उनका खुद का बिलीफ सिस्टम बिल्ड हुआ है, मतलब उनका बिहेवियर जो पूरा का पूरा बिहेव रहता है वो पूरी तरीके से निर्भर किस पर करता है, बिलीफ पर करता है। बिलीफ मतलब क्या हो गया, एक तरीके का आप कह सकते हैं यकीन। ठीक है, जैसे गांधी जी ने सोचा था कि हम अगर सत्याग्रह करेंगे, स्वराज की मांग करेंगे तो हमको जल्दी से जल्दी स्वराज मिल जाएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद, बट दैट डिडंट हैपन। ऐसे ही अगर बात करेंगे, बिलीफ इज ऑल्सो रिफर्ड एज कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब सोचने की क्षमता, ऐसे ही आप इसको अभी समझ सकते हैं कॉग्निशन मतलब। तो कोर बिलीफ के साथ अगर मैं इमोशंस को जोड़ दूं तो वो क्या कहलाता है, वैल्यू कहलाता है। कोर बिलीफ के साथ इमोशन। नाउ कोर बिलीफ क्या है, तो दो तरीके के बिलीफ होते हैं। एक होता है आपका पेरिफेरल बिलीफ जो बाहर रहता है, और एक होता है कोर बिलीफ जो कि अंदर रहता है। पेरिफेरल जो होता है वो क्या होता है, वीक नेचर का होता है, और जो कोर होता है वो आपका स्ट्रांग नेचर का होता है। ठीक है, तो स्ट्रांग नेचर का जो बिलीफ सिस्टम है उसके साथ अगर भावना को जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, वैल्यू हो जाता है। मतलब आप एज एन इंडिविजुअल, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आप चीज़ें समझ पाएं। मान लीजिए आपका ये सोचना है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट हैप्पीनेस इज़ एवरीथिंग। आप स्माइल करेंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हैप्पीनेस इज़ एवरीथिंग, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। ये आपका अपना एक कोर बिलीफ है। तो आप हमेशा किसके पीछे भागेंगे, आप हमेशा भागेंगे किसके पीछे, हैप्पीनेस के पीछे भागेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ आपका दोस्त ये सोचता है कि पैसा ही सब कुछ है, खुशी तो पैसे से मिल जाती है, तो ज़िंदगी भर किसके पीछे भागेगा, वो ज़िंदगी भर पैसे के पीछे भागेगा। तो जो ये कोर बिलीफ जो इस्टेब्लिश हुई उसके साथ कोई ना कोई इमोशन जुड़ा हुआ है, और यही आपके वैल्यूज़ बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो वैल्यूज़ सही हों या गलत हों। एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो गलत होगा, एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सही होगा। इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सही होगा, और अगर किसी गैर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो क्या होगा कि गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई है। नेक्स्ट बात करेंगे, वैल्यूज़ आर द बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल और अ सोशल ग्रुप अबाउट व्हाट इज हेल्ड इम्पॉर्टेंट। जैसे हो गया इक्वल राइट्स, मेरिट, डिग्निटी ऑफ लेबर, ये सब क्या है, ये वैल्यूज़ हैं। और वैल्यूज़ हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्सन बिहेवियर एंड एटीट्यूड। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, खुशी इंपॉर्टेंट है, और दूसरे का ये सोचना है कि खुशी इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा जितना आएगा उसी से खुशी होगी। सो दैट इज़ व्हाट ही विल ऑलवेज बिहेव, क्योंकि उसके दिमाग में यही चलेगा कि पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उसके दिमाग में जब ये चलेगा तो उसके बिहेवियर में भी ये चीज़ दिखेगी। नाउ कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए समझना ज़रूरी है कि वैल्यूज़ और एथिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसा कि मैंने कहा, एथिक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, सोसाइटी आपसे क्या चाहती है। वैल्यूज़ क्या होता है, वैल्यूज़ होते हैं आपके इंटरनल कॉम्पास होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर इंसान का बिहेवियर डिपिक्ट करता है। ठीक है, वो बताता है कि उसका एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम रहता है, बिलीफ सिस्टम के ऊपर वो वैल्यूज़ को इनकलकेट करता है, और यही वैल्यूज़ गाइड करने का काम करती है। तो वैल्यूज़ क्या है, वैल्यूज़ डील करता है कि इम्पॉर्टेंट क्या है, और एथिक्स डील करता है कि सही क्या है। इम्पॉर्टेंट क्या है, सही क्या है। वैल्यूज़ बताता है कि व्हाट शुड आई अचीव, मुझे क्या हासिल करना है, और एथिक्स बताता है मुझे कौन सा सही रास्ता चुनना है। तो वैल्यूज़ क्या होता है, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन।
एक पर्टिकुलर पर्सन से मैंने बताया कि वैल्यूज हो गया, बिलीफ हो गया, ये सब इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। एंड एथिक्स इज कंसिडर टू बी यूनिवर्सल, एथिक्स इज कंसिडर टू बी यूनिवर्सल। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट, वैल्यू क्या करते हैं, इंसान को मोटिवेट करते हैं, और एथिक्स जो होता है वो क्या होता है, कंस्ट्रेंट करता है। ये जो वर्ड कंस्ट्रेंट आया, कंस्ट्रेंट मतलब रोकना, रोकना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो। ओके, सो मुझे जूम आउट ही करना पड़ेगा लगता है लिखने के लिए, सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है। ओके, चलिए, जूम इन नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं। कंस्ट्रेंट मतलब क्या हो गया, रोकना हो गया। अभी बताऊंगा मैं कि कंस्ट्रेंट्स क्यों कहते हैं। वैल्यू क्या करता है, मोटिवेट करेगा, वाइल मोरल्स एंड एथिक्स आर कंस्ट्रेंट्स। ऑल एथिक्स आर वैल्यूज बट ऑल वैल्यूज आर नॉट एथिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन और कि CSIR के दिमाग में क्या चल रहा होगा उस वक्त। सो एथिक्स, ऑल एथिक्स आर वैल्यूज बट ऑल वैल्यूज आर नॉट एथिक्स। अब ये बात करते हैं कि कंस्ट्रेंट्स क्यों होता है एथिक्स, और वैल्यू आपके मोटिवेट कैसे करते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, थोड़ा सा एक ये क्लियर पेज है तो यहाँ पर मैं समझा सकता हूँ। तो जैसा कि बात हुआ कि वैल्यू क्या है, वैल्यू का नेचर जो है वो आपको मोटिवेट करने का है, और जो एथिक्स है वो आपको क्या करता है, कंट्रोल करता है या कंस्ट्रेंट करता है, रोकता है। देखिए मतलब क्या होगा, मैंने वही सेम एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं कि पैसा और हैप्पीनेस, ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाएँ, पैसा और हैप्पीनेस। सो लेट अस सपोज कि आप ऐसे पर्सन है जो बिलीफ रखते हैं, जो आपके पास यही बिलीफ आपकी बाद में वैल्यूज बन गई। वो कौन सा वैल्यू है, वो ये है कि पैसा इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट हैप्पीनेस इज इम्पॉर्टेंट। और यही आपको मोटिवेट करेगी, कैसे मोटिवेट करेगी, ये आपको मोटिवेट करेगा, यही वैल्यू आपको मोटिवेट करेगा कि आप किसके पीछे जाएं, आप हैप्पीनेस, खुशहाली के पीछे जाएं, ना कि पैसे के पीछे जाएं। अपोजिट साइड में दूसरा पर्सन ये सोच सकता है कि पैसा इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट नहीं, तो वो उसको मोटिवेट करेगी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। क्लियर। बट एथिक्स जो होता है, एथिक्स ये आपको कंस्ट्रेन करता है, रोकता है, आपको आपकी जो फ्रीडम रहती है उसको रोकता है। क्योंकि अब देखिए पैसा कमाने के तरीके काफ़ी सारे हैं, है ना, पैसा कमाने के तरीके काफ़ी सारे हैं। अब ब्लैकमेलिंग है, गैम्बलिंग है, उसके बाद बैटिंग है, बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। तो उसमें सही रास्ता कौन सा है पैसा कमाने का, ये डिटरमाइन क्या करता है, एथिक्स करता है। सिमिलर वे में दूसरा केस लेते हैं जिसमें हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है। तो हैप्पीनेस अगर इंपॉर्टेंट है तो हैप्पी रहने के बहुत सारे तरीके हैं, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाओ, आप मम्मी पापा से दूर हो जाओ, या यू शुड स्टार्ट ड्रिंकिंग और यू शुड स्टार्ट स्मोकिंग। ऐसा करके अगर आप करते हैं तो आप तो खुश रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप खुश हैं, और आप उसी के पीछे फिर भागते रहते हैं। दैट इज़ वॉट योर वैल्यूज बिकम। आई होप चीज़ें समझ में आएगी। एथिक्स क्या करेगा, रोकेगा, आपको बोलेगा देखो अगर आप तुमको खुशी पानी है, सो द रियल हैप्पीनेस विल बी योर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, ये एथिक्स बताएगा। सो वापस से एथिक्स क्या बताता है, एथिक्स बताता है राइट और रॉन्ग, एक्शन को डिपिक्ट करता है एथिक्स। और वैल्यूज क्या होते हैं, वैल्यूज आपके बेस, जो आपकी कोर, जो अंतरात्मा से जो आवाज़ आती है वो डिसाइड करता है वैल्यू। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। एथिक्स कंस्ट्रेंट कैसे करता है, कंस्ट्रेंट मतलब रोक देता है। रोक कैसे देता है, वो आपसे पूछता है कि कौन से तरीके से आप ये चीज़ करना चाहते हो, सही तरीका ये है, गलत तरीका ये है। तो सही और गलत के बीच के फर्क को बताने वाला काम कौन करता है, एथिक्स करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वैल्यूज एंड एथिक्स। नाउ पीपल आर प्रीडिस्पोज टू अडॉप्ट वैल्यूज दैट आर दे रेज्ड विथ। मतलब वैल्यूज आपकी बचपन से बनती चली जाती है। आपने अपने पापा को देखा होगा कि पापा किस तरीके से लोगों की हेल्प करते थे, अभी भी करते हैं। और आपने देखा होगा पापा कैसे मार्केट जाते हैं, सब्जी वाले से कैसा बर्ताव करते हैं, पोलाइट रहते हैं या गुस्से में बात करते हैं, है ना, गाड़ी कैसी चलाते हैं, धीमी चलाते हैं, तेज़ चलाते हैं, रफ ड्राइविंग करते हैं। आप अपने पेरेंट्स को देख देख करके चीज़ें सीखते हो। तो मतलब क्या होता है, ये आप अडॉप्ट करते हो वैल्यू। ठीक है, मतलब प्री डिस्पोज टू अडॉप्ट द वैल्यूज दैट दे आर रेज्ड विद, जिसके साथ वो बड़े होते हैं। किसी के पिताजी अगर गाली देंगे, किसी के पिता अगर ढंग से बिहेव नहीं करेंगे,
सो उनके बच्चों के अंदर भी वो बिहेवियर आपको आसानी के साथ दिख जाएगा। किसी के पापा अगर बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, बहुत विनम्र तरीके से बात करते हैं तो उनके बच्चे भी वैसे ही रहते हैं। मतलब होता है ऐसा उनके अंदर की ये मतलब इट इज़ जस्ट कि सेम चीज़ सीखता चला जाता है एक पर्सन। सो क्या होता है कि पीपल ऑल्सो टेंड टू बिलीव दैट दोज वैल्यूज आर राइट। उनको यही लगता है कि सही है, पापा हमारे गुस्सा कर रहे हैं तो हम भी गुस्सा करेंगे और यही चीज़ सही है। इंस्टेड ऑफ फेसिंग द ट्रुथ, पापा मेरे गुस्सा करते हैं, इसका मतलब ये है कि पापा को सच्चाई हजम नहीं होती, तो मैं भी भाई यही करूंगा कि जब मुझे सच्चाई हजम नहीं होगी तो मैं गुस्सा करूंगा ना। वो मेरे लिए राइट है लेकिन दूसरे के लिए वो चीज़ गलत है, ऑब्वियस सी बात है। सो उनको ये अज्यूम होता है कि ये राइट है, बल्कि एथिक्स के हिसाब से देखेंगे तो वो राइट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करती है। एंड एथिक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? एथिक्स सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है ना, और यूनिवर्सल टाइप का रहता है। सो जिस तरीके से बड़े होते हैं उस तरीके से वैल्यू डेवलप होती चली जाती है, एक वैल्यू सिस्टम डेवलप होता चला जाता है कि ये सही है, ये गलत है, ये मेरा कोर प्रिंसिपल है, मुझे टाइम से पहुंचना है, मुझे टाइम से नहीं जाना, मुझे टाइम से ये सब चीज़ें जो रहती है ना, टाइमली, ऑनेस्टी, ये सब चीज़ें बचपन से आप देख करके, सीख करके, आसपास के एनवायरनमेंट में रह करके आप ये चीज़ जानते हो और आप अपने अंदर इन गुणों को आप अंदर ले आते हो, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वैल्यूज वापस से दो वैल्यूज हैं। व्हेन अ पीपल हैव डिफरेंट वैल्यूज लीडिंग टू अ क्लैश ऑफ प्रेफरेंस एंड प्रायोरिटी। जैसे कि वापस से एग्जांपल लेते हैं रुपया और हैप्पीनेस का। ठीक है, अब एक पर्सन मान रहा है कि रुपया ही सब कुछ है, लेट अस सपोज दैट पर्सन इज ए। एक पर्सन मान रहा है कि पैसा ही सब कुछ है, लेट अस सपोज दैट पर्सन इज बी। तो जब ये दोनों आपस में आकर के मिलेंगे, बात करेंगे आपस में, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। ये आर्ग्यू क्या करेगा कि हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट, ये आर्ग्यू क्या करेगा विदाउट मनी यू कैन नॉट बाई हैप्पीनेस। तो ये सब चीज़ें क्या करती है? कॉन्फ्लिक्ट को अराइज करेंगी, और यही वैल्यूज़ के बीच का आपस का कॉन्फ्लिक्ट रहता है, वैल्यूज़ के बीच का कॉन्फ्लिक्ट रहता है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ वैल्यूज़ जैसे कि है ऑनेस्टी हो गया, गुडनेस हो गया, ह्यूमिलिटी हो गया, ये सब क्या है? ये मोरल वैल्यूज़ को बाद में बनती है, और ये क्या होते हैं? सबसे बड़ी होती है। कौन सी? ऑनेस्टी, गुडनेस एंड ह्यूमिलिटी एटसेट्रा। सिमिलर वे में अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़ देखेंगे तो इसमें स्पिरिचुअल वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़, इकोनॉमिक वैल्यू, पॉलिटिकल वैल्यूज़, ये बहुत सारे वैल्यूज़ हैं। और वैल्यूज़ के ऊपर जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया है उस पीडीएफ में भी अच्छा खासा दे रखा है, अराउंड 2 पेजेस के अराउंड का, आप उसको देख सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल वैल्यू क्या हो गया? पॉलिटिकल वैल्यूज़ में आप क्या आ गया? डेमोक्रेसी आ गया, ठीक है, राइट्स आ गई। इकोनॉमिक वैल्यू में मनी आ गए, ठीक है। सोशल वैल्यूज़ में आपका आ गया कि सोशल जस्टिस क्या है, सोशल जस्टिस, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें सोशल जस्टिस में आ जाएगी। मोरल वैल्यूज़ में पर्सनल वैल्यूज़ भी आ जाती है, जहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें पहले से नोट्स में गिवन है, आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा उतना मुझे आई होप नहीं बताने की ज़रूरत है, लेकिन अगर फिर भी आप पीडीएफ पढ़ते हैं, उसमें वैल्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, अगर तब भी आपको ये चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट करिएगा। मेरा ये मेरा इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू अंडरस्टैंड। आप कमेंट करिएगा कि आपको नहीं समझ में आया वाया आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आफ्टर गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर नोट्स विच आई हैव अपलोडेड ऑन माई टेलीग्राम। क्लियर? यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ था इसमें देखेंगे यूनिवर्सल वैल्यूज़ आर कोर वैल्यूज़, ठीक है। इसके बाद सोसाइटी एक एनकलकेट करती है वैल्यू, और उसके बाद एक इंडिविजुअल इन दोनों का कॉम्बिनेशन अपने साथ में लेकर के चलता है। इतना उसमें कुछ ज़्यादा उतना जानने की ज़रूरत है नहीं, उतना दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। एक बार बस आप आई जस्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा इट विल टेक रियली अ लॉट ऑफ टाइम दैट वी डोंट हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। CSIR का पेपर हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में, लेकिन फिर भी अगर नोट्स पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आता प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट, लेसन्स फ्रॉम ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये भी एक पोर्शन है। इसमें देखिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन, तो इनके जो आपके क्या है, इनके जो आपके लेसन्स है, जो उनकी लाइफ से जो चीज़ सीख ले सकते हैं हम लोग, वो सारी सीख के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखिए महात्मा गांधी का क्या था? नॉन वायलेंस, ऑब्वियस सी बात है, अहिंसा, सेक्युलर, सर्वोदय, सत्याग्रह, ये सब किसके
हैं वैल्यू, जो मतलब कि महात्मा गांधी के अंदर का यही यही थे। उनको इसी के ना चीज़, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जाना जाता है। सिमिलर वे में जवाहरलाल नेहरू, ये डेमोक्रेसी, एक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, कंसेंसस बिल्डिंग, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, सेल्फ डिटर्मिनेशन, इंटरनेशनलाइज नेशनलिज्म, ये सब चीज़ें जवाहरलाल नेहरू। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के, व्हाट ही वैल्यूड सर्विस, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन रेस, इसके लिए उन्होंने फाइट किया था, फेयरनेस। तो ये सारी क्या है, ये सारे उसकी एक वैल्यू हैं। वैल्यू कैसे, इस वैल्यू के साथ उन्होंने क्या जोड़ दिया, उस वैल्यू के साथ इन्होंने इमोशंस जोड़ दिए, और यही इमोशन क्या बन गया, उनका बिलीफ बन गया। कोर बिलीफ के साथ में इनका एक इमोशन जुड़ गया, उसकी वजह से क्या हो गया, वैल्यू बन गई है। गांधी जी ने ये सोचा कि अहिंसा से हम चीज़ें हासिल कर सकते हैं, और इससे उनकी भावना भी जुड़ी थी, तो दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो ये उनका पूरी तरीके से वैल्यू बन गई। वैसे नेल्सन मंडेला ने रेसिज्म के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा फाइट की साउथ अफ्रीका में, तो ये उनको ये फील हुआ कि इस तरीके की फाइट अगर मैं कहता हूँ विदाउट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ वायलेंस, सो क्या होता है कि इससे ये चीज़ें हासिल की जा सकती, ये उनका इमोशन जुड़ा, और इसी के साथ उन्होंने अपनी वैल्यूज़ को बिल्ड कर लिया। सिमिलर वे में अब्राहम लिंकन का क्या, ह्यूमनिज्म, इक्वालिटी, ह्यूमन रेस, इंटेग्रिटी, आइडियलिज्म, ऑनेस्टी एंड ऑल। सिमिलर वे में मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आई हैड अ ड्रीम, जिनकी स्पीच बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। सेल्फ बिलीफ, इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन रेस, फाइट किए थे रेसिज्म के अगेंस्ट। राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी, काफ़ी ज़्यादा, ही वॉज अ मॉडर्न थिंकर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब अपने टाइम के बहुत अहेड सोचे। इक्वालिटी चाहते थे, वुमेन एम्पावरमेंट चाहते थे, एंड ही हैज़ अ साइंटिफिक थिंकिंग। वापस से मैं यही कहूँगा, आपको बस याद क्या रखना, कोर बिलीफ प्लस इमोशन जुड़ा, जिसकी वजह से इनका ये वैल्यू डेवलप हो गया। स्वामी विवेकानंद का क्या था, सेल्फ बिलीफ, इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन रेस, और पैट्रियोटिज्म, कंपैशन एंड ऑल। बी आर अम्बेडकर, मदर टेरेसा एंड सेम, ये आप देखते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा कि हाँ बिल्कुल ये चीज़ें उनके अंदर थी, दैट्स वाई दिस। वर्गीज कुरियन का नाम आप जानते होंगे, वाइट रेवोल्यूशन से था, दुग्ध क्रांति, ठीक है, इनके अंदर ऑपरेटिव सोसाइटी, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन। एम एस स्वामीनाथन, सैम पेट्रोदा इज एन ऑल्सो एंटरप्रेन्योर, एम एस स्वामीनाथन। ई श्रीधरन, मेट्रो मैन, इनके अंदर क्या था, पंक्चुअलिटी, सेल्फ बिलीफ, इंटीग्रिटी, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड ऑल। दिस इज व्हाट इट इज़। इसमें कुछ ज़्यादा उतना देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में जब लेकर के आऊँगा तो गांधी जी के बारे में थोड़ा सा लेकर के आऊँगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं गांधी को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, रोल ऑफ फैमिली इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़। फैमिली का क्या रोल रहता है, परिवार का क्या रोल रहता है, क्योंकि क्या होता है, एक बच्चा अपनी माँ को देखता है और अपने पापा को देखता है, ठीक है। इन दोनों को देख करके ही वो क्या होता है, बड़ा होना शुरू होता है। अप टू द एज ऑफ 6, मतलब अभी तो बच्चों को बहुत जल्दी स्कूल भेज दिया जाता है, बट अप टू द एज ऑफ 6 मान लीजिए, तो 6 के बाद में वो कहाँ जाता है, स्कूल्स में जाता है। 6 के बाद में वो कहाँ जाता है, स्कूल्स में जाता है, तो मतलब क्या हो गया, क्लास 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो फैमिली सबसे पहली और सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे ये इस पर्टिकुलर बेबी को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से इनका बिहेवियर बढ़ना शुरू होता है। जिस तरीके से माँ और पिता एक साथ परिवार में रहते हैं, उसको देखता है बच्चा, उनसे सीखता है कि किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से बोलना है, कब क्या होता है, हर एक चीज़। क्योंकि एक बेबी आफ्टर अ ईयर और टू वो पूरी तरीके से ही स्टार्ट टू अंडरस्टैंड करना बहुत प्रॉपर तरीके से शुरू कर देता है, और इसकी वजह से बहुत जल्दी पिकअप भी कर लेता है, इसीलिए पिकअप कर लेता है बिहेवियरल ट्रेट्स को। इसीलिए आजकल के जो बच्चे जब इंस्टाग्राम वगैरह देखते हैं, सो उसमें जो चीज़ बोली जाती है, जैसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, वो उन सबको वर्ड्स को अपने घर पर यूज़ करते हैं, क्योंकि दैट उसके दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो चिल्ड्रन आर वेरी इजी टू पिकअप बिहेवियरल ट्रेट्स फ्रॉम ऑल दोज हु आर इन इमीडिएट एनवायरमेंट, चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो पापा हो, चाहे वो दादा हो, चाहे वो दादी हो, चाहे वो नाना हो, चाहे नानी हो, जो आसपास में उनके बिहेवियर को देख करके बच्चा सीखना शुरू करता है। सो पावर ऑफ द फैमिली इज स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग इन्फेंसी। जब बच्चा छोटा रहता है तो बहुत ज़्यादा इसकी पावर है। किसकी पावर, बच्चे की नहीं, पावर फैमिली की, जो कि उसके अंदर में वैल्यूज़ का निर्माण करेगी, ऑनेस्टी,
तुमने चोरी की कि नहीं की, नहीं की चोरी, इतना पैसा मुझे दो, मतलब ये सब जो चीज़ें होती है ना, इतना पैसा, ये सब चीज़ ऑनेस्टी, ये करना गंदी बात होती है, ये करना अच्छी बात होती है, तुमने उसको क्यों मारा, ये बात गलत होती है। ऐसे आपको को भी याद आ रहा होगा मम्मी पापा कैसे समझाते थे कि बैट उसका था तुम क्यों लेते हैं, झगड़ा नहीं करते, लड़ाई नहीं करते। ये सब चीज़ें माँ बाप बताते हैं अपने बच्चे को, बचपन से ही सिखाना शुरू करते हैं। ये काम करता है आपके अंदर की वैल्यूज़ को बिल्डअप करने के लिए। ये बिल्कुल आपके अंदर की जो वैल्यू है, अगर आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आपके अंदर पेशेंस है, ठीक है। ये पेशेंस आपके पास कहाँ से आया? आप कहीं ना कहीं पहले भी बैठे होंगे किसी लेक्चर हॉल में, बहुत सारे लेक्चर्स आपने सुने होंगे। बचपन में याद करेंगे तो पिताजी ने आपको डांटा होगा कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे। ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब धीरे धीरे करके एक इंसान के अंदर उसकी प्रवृत्ति बनती चली जाती है, बिहेवियर बनता चला जाता है, और फिर वो उसको इंक्लूड करना शुरू कर देता है सोसाइटी में। सो ड्यूरिंग द टीनेज द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप एंड मीडिया यूजुअली ओवरशोड, बट आजकल के केसेस में मीडिया का, सोशल मीडिया के एक्सपोजर में बच्चे जो बहुत छोटे रहते हैं वो भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। नाउ फैमिली रिटर्न्स एज अ प्रीडोमिनेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन ड्यूरिंग अडल्ट ईयर्स with the roles of marital partners and partners becoming prominent। ये तो बेसिक सी चीज़ है, इसमें आई डोंट थिंक कि कुछ समझाने की ज़रूरत है। रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अभी तक हमने बात किया बच्चा 6 साल तक घर पर, उसके बाद वो जाता है कहाँ पर? स्कूल। उसके बाद वो जाता है स्कूल, स्कूल में जाने के बाद फिर वो कॉलेज जाता है, कॉलेज जाने के बाद फिर उसकी शादी होती है, शादी के बाद वापस से पेरेंट्स का रोल थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन हाँ स्कूल्स वाला जो पोर्शन रहता है दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप उस तरीके के इंसान बनते हैं जिस तरीके के आपके आसपास के दोस्त रहते हैं, ऐसा कोट्स है। तो मतलब आपके आसपास के जो दोस्त अगर अच्छे होंगे, उनका बिहेवियर अच्छा होगा, सो आपका भी बिहेवियर अच्छा होगा। और ये सब जो आसपास आपकी जो सराउंडिंग में रहते हैं, एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर में जैसा बिहेव करते हैं, जैसी बात करते हैं, दैट इज़ व्हाट इनकलकेट करेगा वैल्यूज़ आपके अंदर में, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। सो स्कूल इज़ द फर्स्ट प्लेस वेयर द इंडिविजुअल वैल्यूज गेट कंपेयर्ड विद अ लार्जर वैल्यू सिस्टम। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी, ये जब भी आमने सामने आएंगे इसमें इनमें क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो जब काफ़ी सारे बच्चे एक ही पर्टिकुलर क्लास में बैठे होंगे, काफ़ी सारे बच्चे एक ही पर्टिकुलर क्लास में बैठे होंगे, तो होगा क्या? इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है, हर एक की वैल्यू अलग अलग है। कुछ वैल्यूज कॉमन रहेंगी, कुछ वैल्यू अलग रहेंगी। सो ये पूरी तरीके से चीज़ें चेंज कर देता है। इसी की वजह से जो करिकुलम रहता है, वो करिकुलम क्या करता है? एक इम्पार्ट करता है वैल्यूज़ को, इम्पार्ट करता है किसको? वैल्यू को इम्पार्ट करता है। जैसे कि उनमें किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से बात करना है, पार्टिसिपेशन, गेम पीरियड होता है, और कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह होती है बहुत ज़्यादा। स्टेज की फियर मिटाने के लिए बहुत कुछ होता है। क्यों? क्योंकि ये ताकि वैल्यूज़ को इम्प्रूव किया जा सके। सो स्कूल स्टूडेंट लर्न फ्रॉम द ऑफिशियल करिकुलम बट ऑल्सो सोशल करिकुलम ऑफ पीयर ग्रुप, जो आसपास में जो दोस्त यार बनते हैं उसके, ठीक है। आपको भी याद आता होगा कि आपके दोस्त ने आपको ये चीज़ बताई थी, तो आपके आसपास के दोस्त ऐसे थे, आप कैसे थे, आपने उनसे क्या सीखा। इंसान की प्रवृत्ति रहती है सीखना, लर्न करना। दैट्स व्हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। नाउ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर क्या होता है? वन लर्न्स द वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन, क्योंकि टाइमिंग पता करनी रहती है कि 7 बजे पहुँचना है, 7 बजे पहुँचना है, डिसिप्लिन में रहना रहता है, ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है। ये सब ड्रेस कोड वगैरह क्यों रहते हैं स्कूल्स में? ड्रेस कोड वगैरह इसीलिए रहते हैं, क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन को मेंटेन करना रहता है। वो कहते हैं ना कि कीप साइलेंट, डोंट टॉक इन द क्लास, हेड डाउन, बाहर जाकर के हाथ खड़े कर लो, नी डाउन, ये सब पनिशमेंट होती है, रिवॉर्ड्स होते हैं, प्राइज देते हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये सब पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन और भी अदर ऑनेस्टी एंड ऑल, इन सब चीज़ों को इनकलकेट और बढ़ावा देने के लिए स्कूल्स हैं, ठीक है। तो इनकलकेशन, मोरल डेवलपमेंट, एनालिसिस, एक्शन लर्निंग एंड वैल्यूज क्लैरिफिकेशन, ज़्यादा उसमें डिटेल में घुसने की ज़रूरत है नहीं। नाउ रोल ऑफ सोसाइटी। नाउ मैन इज़ अ सोशल एनिमल, एवरी मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मैन एंड वुमन बोथ, बट हाँ आप कह सकते हैं एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल। यस, द करेक्ट वर्ड विल बी एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल। सो सोशल एनिमल होने की वजह से सोसाइटी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। क्यों? क्योंकि उसे उसी सोसाइटी में रहना है, और उस सोसाइटी में वो जिस तरीके से सोच रहा है, क्या बगल वाला उसी तरीके से सोच रहा है?
नहीं। जैसे कि कुछ लोग संकोची प्रवृत्ति के होते हैं, किसी और से अगर कुछ कहना होगा तो पहले वो बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि ये कहूँ या ना कहूँ, इसको कहीं बुरा ना लग जाए। दूसरा इंसान रहता है, उसके दिमाग में अगर गाली भी आ रही है तो तुरंत का तुरंत बोल देता है। यहाँ पर वैल्यूज़ के जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर पर्सन और इस पर्टिकुलर पर्सन दोनों को सेम सोसाइटी में रहना है, सेम जगह पर रहना है, सो दे नीड टू दे प्ले अ क्रूशियल रोल। आपस में इंटरेक्शन की वजह से जो वैल्यूज इनकलकेट होती हैं वो दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। इसके अंदर में कौन कौन आ जाते हैं? नेबर्स, आसपास के लोग, मीडिया, फिल्म्स हो गई, मूवीज़ हो गई, रिलीजन हो गया, लीडर्स, गवर्नमेंट एंड फ्रेंड्स। ठीक है, ये सारे लोग किसमें? सोसाइटी में इंक्लूड होते हैं आफ्टर यू रीच अ एज ऑफ लाइक एडोलेसेंट। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, देखिए मेन टॉपिक जो है वो यहीं तक का है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स और एक्स्ट्रा हैं जो कि आई थिंक पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं। सो अप्रोच जो होते हैं, एवरी डे वी केम अक्रॉस एथिकल एंड मोरल डिलेमा। सो अप्रोच क्या है? यूटिलिटेरियन अप्रोच, राइट्स अप्रोच, जस्टिस अप्रोच, कॉमन गुड एंड वर्च्यू अप्रोच। ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि केवल और केवल वर्ड आ जाता है एमसीक्यू वगैरह में, वहाँ पर आ करके थोड़ी कन्फ्यूजन बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज़ को डील करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यूटिलिटेरियन अप्रोच में पहले किन्होंने दिया था? जेरेमी बेंथम एंड जॉन स्टुअर्ट ने। ठीक है, ये किसके लिए? कि विच लॉ वर मोरली बेस्ट, कौन सा लॉ मोरली बेस्ट रहेगा, सही रहेगा। तो ये कैसे डिटरमाइन करते हैं? ये डिटरमाइन करते हैं, ये कहाँ पर यूज़ होता है? ये जनरली लेजिस्लेटर वगैरह में यूज़ होता है, लॉ वगैरह को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सिमिलर इसका एनालाइज कैसे करेंगे? देखिए पहले यहाँ पर एक बार स्लाइड के गो थ्रू होते हैं, उसके बाद चीज़ें समझाता हूँ। एथिकल एक्शंस आर दोज दैट प्रोवाइड ग्रेटेस्ट बैलेंस ऑफ गुड ओवर इविल। ये किसका कहना था? ये यूटिलिटेरिज्म अप्रोच का कहना था कि ग्रेटेस्ट बैलेंस ऑफ गुड ओवर इविल, ये यूटिलिटेरिज्म का था। सो टू एनालाइज एन इशू, क्या प्रोसेस है? पहले आइडेंटिफाई करो वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन को, उसके बाद कौन इससे अफेक्ट होगा हर एक एक्शन से, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या नुकसान होगा एक पर्टिकुलर एक्शन का। थर्ड में हम लोग चूज़ वो करेंगे जो ग्रेटेस्ट बेनिफिट दे। एग्जाम्पल लॉकडाउन। लॉकडाउन में हमने आइडेंटिफाई किया वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, या तो हम लोग वैक्सीन बनाएं जो टाइम लगेगा, या तो हम लॉकडाउन इम्पोज करें जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होगा। लॉकडाउन इम्पोज नहीं करेंगे तो और ज़्यादा कोविड के फैलने का खतरा था। तो उसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन पूछा, वी आस्क हु विल बी अफेक्टेड बाय ईच एक्शन। अगर हम वैक्सीन डेवलप करते हैं जिसमें टाइम लेगा, इसकी वजह से पूरी कंट्री में कोविड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इट विल बी अ ह्यूज लॉस फॉर आवर कंट्री, ऑब्वियस सी बात है, एंड दैट थिंग विल टेक टाइम। अगर लॉकडाउन इंप्लीमेंट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से कुछ लोग जो माइग्रेंट वर्कर्स है, हाहाकार मच जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है। अगर लॉकडाउन इम्पोज नहीं करते सो वही सेम हालत रहेगी और बद से बदतर चीज़ें होती चली जाएंगी। सो हम लोग उस रास्ते को चूज़ किए विच विल बी द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। नंबर ऑफ पीपल जो ज़्यादा रहें उनको ग्रेटेस्ट बेनिफिट, मतलब ह्यूमन वेलफेयर की तरफ काम करना, दैट इज़ व्हाट इज़ योर यूटिलिटेरिज्म अप्रोच इज़। नेक्स्ट, राइट्स अप्रोच। राइट्स अप्रोच इज गिवन बाय इमैनुअल कांट and similar thoughts of philosopher who focused on individual rights to choose for herself or himself. individual rights मतलब क्या होता है? मतलब ये हो गया कि एक्शन चूज करना कि ये मोरली राइट है एवरीवन के लिए कि नहीं। राइट्स ऑफ इंडिविजुअल पर ज़्यादा ध्यान देना। राइट्स टू इंडिविजुअल मतलब क्या हो गया? जैसे राइट टू प्रिवेसी हो गया, ठीक है, राइट टू प्रिवेसी हो गया, राइट टू ट्रूथफुलनेस हो गया, राइट टू हार्म बाई एनी वन हो गया ना, नॉट टू बी हार्म बाई एनी वन। ये सब जो राइट्स हैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, इस पर फोकस किसने किया? इमैनुअल कांट ने, वाया राइट्स अप्रोच। सो ह्यूमन बींग्स डिफरेंट फ्रॉम mere things is that people have dignity based on their ability to choose freely। मतलब फ्री विल की बात अगर कोई करता है तो कौन करता है? द राइट्स अप्रोच। द राइट्स अप्रोच विल डील विथ फ्री विल। नेक्स्ट, फेयरनेस और जस्टिस। नाउ फेयरनेस वाज गिवन बाय अरिस्टोटल, अरस्तु जिसको हिंदी में कहते हैं, हु सेड दैट इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। मतलब क्या हो गया? जो आपके बराबर में है उनको आप बराबरी से ट्रीट करिए, जो आपके बराबर में नहीं है उनको
नज़रअंदाज करिए। यहीं पर टर्म निकल कर के आता है फेवरेटिज्म, और इसी का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पार्ट होता है नेपोटिज्म, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट। सो फेवरेटिज्म गिव्स बेनिफिट टू सम पीपल विदाउट जस्टिफाइबल रीजन, ये इसका एक बहुत ज़्यादा दिक्कत भरी बात रहती है। तो इसको कैसे अप्रोच करते हैं, पहला पूछते हैं हाउ फेयर इज दिस एक्शन, कितना सही है फेयरिटी ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन मतलब एक्शन। नेक्स्ट कि ये क्या सबको सेम तरीके से ट्रीट कर रहा है या ये फेवरेटिज्म शो कर रहा है, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, नेपोटिज्म इज ऑल्सो नेगेटिव। क्या ये किसको फेवर कर रहा है या ये सबको बराबर तरीके से ट्रीट कर रहा है। यहां से हम लोग पता करते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या होना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट द कॉमन गुड अप्रोच, कॉमन गुड अप्रोच वापस से बात करेंगे किसके, सोसाइटी के बारे में बात करेंगे हम लोग। सो कॉमन मतलब क्या होगा, कम्युनिटी मेंबर्स आर बाउंड टू परस्यू व्हाट कॉमन वैल्यूज एंड गोल। सो ओन गुड इज लिंक्ड विद द गुड ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी मेंबर्स आर बाउंड टू बाई परस्यूट ऑफ कॉमन वैल्यूज एंड गोल। जॉन रॉल्स ने दिया था, नाम याद जरूर रखिएगा। डिफाइंड बाय कॉमन गुड एज सर्टन जनरल कंडीशन दैट आर इक्वली टू एवरीवन, इक्वली टू एवरीवन। जैसे क्या हो गया, अनपॉल्यूटेड एनवायरमेंट सबको चाहिए, ठीक है, ये क्या कॉमन वैल्यूज हैं। सिमिलर वे में क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए, वुमेन सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी, ये सब क्या है, ये क्या है पूरा कम्युनिटी भी चाहता है और ये कॉमन वैल्यूज है, ये सब कोई चाहता है, कॉमन गोल्स सबका कॉमन है। साथ में क्या चाहता है, पीस चाहता है, नो वॉर चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन वॉर नहीं चाहता। तो ये सब क्या है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो एक कम्युनिटी को पूरा का पूरा उसके गोल्स को निर्धारित करती हैं कि कैसा होना चाहिए। तो ये बहुत स्टैंडर्ड रहता है। जॉन रॉल्स ने क्या कहा, कॉमन गुड एज सर्टेन जनरल कंडीशन दैट आर इक्वली टू एवरीवन्स एडवांटेज, सबके फायदे के बारे में बात करेगा, किसी के नुकसान के बारे में बात नहीं करेगा। किसने स्टार्ट किया था, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड सिकेरो। नेक्स्ट द वर्च्यू अप्रोच। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्च्यू, वर्च्यू मतलब होता है गुण, ठीक है, वर्च्यू मतलब क्या होता है, गुण। इन दिस अप्रोच सर्टेन आइडियल्स स्ट्राइव टुवर्ड्स फुल डेवलपमेंट ऑफ आवर ह्यूमैनिटी, ठीक है। ये कैसे करते हैं कि आप किस तरीके का इंसान बनना चाहते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये आपके एटीट्यूड्स के अंदर होते हैं और आपके कैरेक्टर बनते हैं, ये आप गुण कहलाते हैं। वो कहते हैं ना गुण है कि नहीं है, कोई गुण है कि नहीं है, गुण ये है कि बहुत मीठा बोलता है, बहुत सच्चा बोलता है, ठीक है, और साथ में बहुत अच्छे से रहता है, बहुत साफ तरीके से रहता है। दीज आर नथिंग बट हैबिट्स, ये बाद में चल के क्या बन जाती है, हैबिट्स बन जाते हैं। सो वर्च्यूज आर लाइक हैबिट, कि एक बार आ गई तो उसके बाद आ गई। सो द वर्चुअस पर्सन विल बी ऑल्सो एन एथिकल पर्सन, ठीक है, ज़्यादा उतना कुछ है नहीं इसमें। तो ऑब्वियस बात है। अब ये गुण कैसे आएंगे, गुण आते हैं किसी एक पर्टिकुलर आइडियल को फॉलो करने से। किसी को आप आइडियल मानते हो, कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग अल्लाह को मानते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि आइडियल हमारे पापा है, आइडियल हमारी माँ है। तो आइडियल चीज़ों को के पीछे चलने पर आप चीज़ें सीखते चले जाते हो, पॉजिटिव चीज़ें सीखते चले जाते हो, वही आपके क्या हो जाता है, वर्च्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो वर्च्यूज़ क्या हो जाते हैं, आपके बाद में चल करके एटीट्यूड्स हो जाते हैं और साथ में कैरेक्टर भी हो जाते हैं, ठीक है। और यही आपको एनेबल करते हैं बाद में कि आप परस्यू करिए अपने आइडल को, जो भी आप बनना चाहते हैं। नाउ वी विल डील विथ एमसीक्यू। बाकी जो पोर्शन रहेगा, जो थोड़ा बहुत इधर उधर का रहेगा, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के और परसों। सो अब डिस्कस कर लेते हैं रूल ऑफ एथिक्स। रूल ऑफ एथिक्स क्या होता है, रूल ऑफ एथिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑल्सो रूल ऑफ एथिक्स। रूल ऑफ एथिक्स मतलब क्या हो गया, एथिक्स किसकी बात करेगा, सोसाइटी की बात करेगा। सोसाइटी का रूल क्या होता है, दैट इज लॉ। सो द करेक्ट आंसर विल बी लॉ। संपूर्ण क्रांति वॉज अ मूवमेंट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, सोशियो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। संपूर्ण क्रांति मूवमेंट, संपूर्ण क्रांति मतलब पूरी तरीके से। सो इट विल बी अ टोटल रेवोल्यूशन। भले ही आप संपूर्ण क्रांति के बारे में अभी नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी आपको पढ़ करके लगता है कि हाँ संपूर्ण मतलब क्या होगा, पूर्ण, दैट इज फिल्ड, टोटल, ओवरऑल। सो टोटल रेवोल्यूशन विल बी योर संपूर्ण क्रांति मूवमेंट। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्च्यू इज द हैबिट ऑफ चूजिंग द रिलेटिव मीन। हु होल्ड्स दिस व्यू। तो वर्च्यू के बारे में कौन बात करता है, वर्च्यू के बारे में बात करते हैं आपके अरिस्टोटल। सॉरी मार्किंग नहीं थी, ओके, अरिस्टोटल। ये सब चीज़ें मैं एमसीक्यू के थ्रू क्यों लेकर के आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों का काम भी हो जाए और आपको चीज़ें समझ में भी आ जाए विदाउट ज़्यादा सोचे बगैर। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें आप क्वेश्चन के थ्रू लर्न कर सकते हैं। एक एक चीज़ पढ़ेंगे तो भूलते रहेंगे,
नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, हु मेड, यस, हु मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटेलेक्चुअल एंड मोरल वैल्यूज, ये अरिस्टोटल ने ही कहा था, डिस्टिंक्ट किया था किसको, इंटेलेक्चुअल वर्च्यू को और मोरल वर्च्यू को। अब देखिए इंटेलेक्चुअल का मतलब आप जानते हैं बौद्धिक तरीके से, मोरल मतलब जो आपके आंतरिक तरीके से, वर्च्यू मतलब जान गए आप क्या होता है, गुण होता है, ठीक है। सो इसकी अब मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कुछ आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, बस ये दिस इज रट्टाफिकेशन देखा जाए, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, करेज इज द स्पेशल वर्च्यू ऑफ, करेज, करेज किसका स्पेशल वर्च्यू रहेगा, करेज किसका गुण रहेगा, सॉरी 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 सॉरी, कहाँ गया, यस, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, करेज इज द स्पेशल वर्च्यू ऑफ, करेज किसका स्पेशल वर्च्यू रहेगा, करेज उन लोगों का स्पेशल वर्च्यू रहेगा जो लोग फाइटिंग क्लास के होते हैं, ठीक है, जो लोग फाइटिंग क्लास के होते हैं, क्योंकि उन्हीं के अंदर क्या आएगा, करेज आएगा, करेज मतलब क्या होगा, हिम्मत आएगी लड़ने के लिए, फेस करने के लिए डिफिकल्टीज, तो फाइटिंग क्लास आर द स्पेशल वर्च्यूज ऑफ, मतलब करेज इज द स्पेशल वर्च्यू ऑफ फाइटिंग क्लास। सिमिलर वे में विजडम, विजडम किसका स्पेशल वर्च्यू होना चाहिए, विजडम, विजडम होना चाहिए, जो रूलिंग क्लास है उनका विजडम, उनके लिए विजडम एक स्पेशल वर्च्यू है। इसके लिए आई डोंट थिंक कि ज़्यादा बताने की ज़रूरत है कि विजडम क्या होता है, रूलिंग क्लास क्या होता है, ट्रेडर्स क्या होता है, कॉमन क्लास क्या होता है, ये सब मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है। वर्च्यू इज अ परमानेंट स्टेट ऑफ माइंड हु होल्ड्स दिस पोजीशन, ये आई थिंक हम लोग कवर कर चुके हैं, वर्च्यू इज द परमानेंट स्टेट ऑफ माइंड, आई थिंक हम लोग कवर कर चुके हैं। द करेक्ट आंसर विल बी ऑब्वियस अरिस्टोटल। वर्च्यू इज द हैबिट ऑफ डेलिबरेट चॉइस ऑफ, डेलिबरेट चॉइस ऑफ, डेलिबरेट चॉइस किसका, किसका डेलिबरेट चॉइस, वर्च्यू किसका रहेगा, राइट एक्शन का, राइट एक्शन के लिए ही वर्च्यू जाना जाता है, राइट एक्शन के लिए ही वर्च्यू जाना जाता है। नेक्स्ट, ब्लैंक इज और डैश इज द हैबिट ऑफ डेलिबरेट चॉइस ऑफ रॉन्ग एक्शन, रॉन्ग एक्शन मतलब क्या हो गया, राइट एक्शन और रॉन्ग एक्शन, चॉइस 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 ऑफ रॉन्ग एक्शन, देखिए चॉइस ऑफ राइट एक्शन जो रहता है वो होता है आपका वर्च्यू, और वर्च्यू का अपोजिट होता है वाइस, ठीक है। सो रॉन्ग एक्शन के लिए क्या होगा, वाइस। वर्च्यू डिनोट्स, वर्च्यू क्या बताता है, कैरेक्टर बताता है, मोरल बताता है, ये बताता है गुड कैरेक्टर को बताता है वर्च्यू। ड्यूटीज आर टर्न इनटू वर्च्यूज, देखिए ड्यूटीज आर टर्न इनटू वर्च्यूज बाय हैबिचुअल प्रैक्टिस रहती है, हैबिट में आ जाता है, तो क्या होता है कि ड्यूटीज जो रहती है वो आपके वर्च्यू में आ जाती है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अगर ऑनेस्टी को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है तो वो आपके हैबिट में फिर बन जाएगा, क्योंकि आप उसी में टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसी में रह रहे हो, उसी में वर्क कर रहे हो, सो दैट बिकम्स योर वर्च्यू, जो ड्यूटी रहेगी। ये तो हम लोग कर चुके हैं, द राइट एक्शन, ठीक है। पॉजिटिव साइंस डील्स विद जजमेंट ऑफ फैक्ट वाइल एथिक्स इज कंसर्न विद द जजमेंट ऑफ, देखिए पॉजिटिव साइंस डील्स विद द जजमेंट ऑफ फैक्ट, जजमेंट ऑफ फैक्ट, वाइल एथिक्स इज कंसर्न विद द जजमेंट ऑफ वैल्यूज, एथिक्स किसका जजमेंट करता है, वैल्यूज का करता है। नेक्स्ट, डैश इज अ कॉन्शियस मेंटल प्रोसेस विच मूव्स अ मैन टू अ पर्टिकुलर वे, अब ऑब्वियसली बात है डैश इज अ कॉन्शियस मेंटल प्रोसेस, कॉन्शियस मेंटल प्रोसेस, कॉन्शियस मेंटल प्रोसेस मतलब क्या हो गया, जो एक मेंटल प्रोसेस जो दिमाग में चलता रहता है कॉन्शियस तरीके से, सबकॉन्शियस मतलब जब जो बैक ऑफ ब्रेन चलता है देखा जाए तो, कॉन्शियस मतलब जो आप जाग करके देख रहे हैं, वो एक मेंटल प्रोसेस विच मूव्स अ मैन, एक सेकंड, एक सेकंड बस दीजिएगा, थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, यस अब चल रहा है, अब चल रहा है, हाँ। डैश इज अ कॉन्शियस मेंटल प्रोसेस विच मूव्स अ मैन टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे, किस तरीके से एक्ट करेगा, किस तरीके से बर्ताव करेगा, वो क्या होता है, उसका मोटिव होता है। अ पर्सन कंडक्ट करस्पॉन्डिंग टू हिज, पर्सन कंडक्ट किस तरीके से करेगा, पर्सन कंडक्ट करेगा आपका, ऑब्वियस सी बात है आपके हैबिट के हिसाब से एक्ट करेगा,
ठीक है, या ये यहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है, एक सेकंड दीजिए यार। चल रहा है, चल रहा है। ओके, सो किसके हिसाब से, एक्शन के हिसाब से ना। हेडोन, हेडोन एक वर्ड है, हेडोनिज्म एक वर्ड आएगा बार बार, ठीक है। वो वाली स्लाइड में पता नहीं क्यों वर्क नहीं करता। हेडोनिज्म एक वर्ड आएगा। हेडोनिज्म में फोकस कहाँ होता है, फोकस होता है सुख पर, सुखवाद पर ज़्यादा फोकस होता है, कि खुशहाल जीवन वाल वगैरह पर ज़्यादा फोकस होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वर्ड आता है हेडोनिज्म। और ये सुख कहाँ से, प्लेजर से और मनी से, ये सब चीज़ें हेडोनिज्म में आती हैं। इसको, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। बट हाँ, आपको पता होना चाहिए हेडोन मीन्स क्या होता है। हेडोन मीन्स प्लेजर। नेक्स्ट, hedonism is a school of thought. Hedonism is a school of thought. Sorry for external disturbance. Hedonism is a school of thought that argues dash is the only intrinsic good, only intrinsic good. तो अगर इसको ढंग से देखेंगे तो यहाँ पर क्या ऑप्शन में, प्लेजर, वर्च्यू, जस्टिस। सो इंट्रिंसिक गुड क्या है, मैंने क्या बताया, हेडोनिज्म मतलब क्या हो गया, हेडोनिज्म मतलब क्या होगा, सुख रहना, सुखी रहना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्लेजर हो जाएगा इंपॉर्टेंट। तो ज़्यादा उतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच एंड ऑल। सो आई होप यू हैव लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ मेक श्योर करिए, यू नो, लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप लाइक करिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट। कोई आपका सजेशन है, कुछ चीज़ आप चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आप मुझसे चाहते हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट करिए। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट एंड आई जस्ट नीड द सपोर्ट ऑफ यू गाइज। सो आप जितना सपोर्ट करेंगे मेरे लिए उतना ही अच्छा रहेगा, मैं मोटिवेट रहूँगा और मैं इसी तरीके से वीडियोज़ लेकर के ज़रूर आऊँगा। जाते जाते प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसमें मैंने कोई भी MCQ नहीं छोड़ा हूँ आप लोगों के लिए। सो बस एक दरख्वास्त है आपसे, लाइक करिएगा, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड इन केस ऑफ एनी सजेशन और डाउट प्लीज़ मेक श्योर करिए, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी हैप्पी प्रिपरेशन। जय हिंद, जय भारत।